हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर अंडर दी दिल्ली सल्तनत। ये पूरा चैप्टर हम 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत जब पीरियड हुआ था, सुल्तान का जब राज चला था दिल्ली पर, इंडिया पर, तो उसमें उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी और उनका क्या कल्चर था, ये सभी हमने 2 पार्ट्स में कवर किया। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स विद ए एंड विद कॉलम बी, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड पिक्चर स्टडी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को जल्दी से पहले पोस्ट करके लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ। और कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है। जल्दी हम 8th क्लास की सीरीज बायोलॉजी की स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी अपने आप बड़े भाई बहन को जरूर बताइएगा, हमें रिकमेंड कीजिएगा, ताकि हम वो भी हमारी वीडियोस को देखें और उन्हें भी बेनिफिट्स मिले बहुत सारे। ठीक है। और वैल्यू एजुकेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8th की। ठीक है। क्लास 7th के तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 7th का हमने बायोलॉजी भी कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट है, फिजिक्स का एक चैप्टर रह रहा है, वो भी हो जाएगा जल्दी से। ठीक है। अब हिस्ट्री का 5th चैप्टर चल रहा है, वो भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। जल्दी हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है, अदाई दिन का झोपड़ा इज सिचुएटेड इन। अदाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? जो पिंक में है वो आपके आंसर्स हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दिल्ली, अजमेर, मुल्तान एंड तुगलकाबाद। तो अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फॉरेन ट्रैवलर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। इनमें से कौन सा एक फॉरेन ट्रैवलर था सल्तनत पीरियड के दौरान? सल्तनत पीरियड में जब था उस टाइम कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया था? आमिर खुसराव, आमिर हसन देलवी, इब्न बतूता, मिनहाज सिराज। तो इसका आंसर है इब्न बतूता फॉरेन ट्रैवलर था जो सल्तनत पीरियड के दौरान आया था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड का इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि क्या चीज उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी? कव्वाली, गजल, कथक, फ्लूट। तो इसका आंसर है फ्लूट। ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी डिस्कवर हुई थी, सल्तनत पीरियड की ही देन है ये सभी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ सुल्तान। सुल्तान के मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? दीवाने वज़रात, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसलत, दीवाने इंशा। तो उसे हम बोलते हैं दीवाने अर्ज। ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट को, जो सैनिक का डिपार्टमेंट होता है उसका, उसे हम बोलते हैं दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है, द अकाउंट्स ऑफ द विलेज वाज मैनेज्ड बाय। गांव के जो भी अकाउंट्स थे, लेखा जोखा होता है, वो किसके द्वारा मैनेज किया गया था? इक्तादार, मुकद्दम, मुंसिफ और पटवारी। तो इट इज मुंसिफ। मुंसिफ के द्वारा क्या किया गया था? उसे मैनेज किया गया था अकाउंट्स को, गांव के। अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट है, द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मैनेज्ड बाय। गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेज करता था? ठीक है। वहां का प्रबंधन, जो मैनेजमेंट था, वो कौन मैनेज करता था? मुकद्दम। ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था अभी, कि वहां का अकाउंट्स कौन देखता है? वो कौन देखता है अकाउंट्स? आपका अकाउंट्स देखता है पटवारी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक मेड दी डैश सिस्टम हेरिडिटेरी। फिरोज शाह तुगलक ने इस वाले सिस्टम को हेरिडिटेरी कर दिया था। हेरिडिटेरी मीन्स होता है कि पहले फादर की, फिर उसके बेटे की, फिर उसके बेटे की, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं, यानी कि वंश चलता रहता है। तो उस किस सिस्टम को वंशज बना दिया था उसने? इक्ता सिस्टम को। ठीक है। जिसमें रिवेन्यू देना पड़ता था। नेक्स्ट है, डैश रिसीव्ड इक्ताज। इक्ताज कौन रिसीव करता था रिवेन्यूज को? इक्तादार। जो रिसीव करता है उसे इक्तादार बोला जाता है। नेक्स्ट है, डैश अरेंज इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर द फार्मर्स। इसने फार्मर्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज करवाई। ठीक है। सिंचाई के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे इसने किसानों को। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था। द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदू स्टाइल इन आर्किटेक्चर इज कॉल्ड डैश स्टाइल। आर्किटेक्चर में जो पर्शियन और हिंदू स्टाइल का मिक्सचर हुआ था, उस स्टाइल को क्या बोला गया? इंडो इस्लामिक स्टाइल बोला गया। ठीक है। ये होगा हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करते हैं मैचिंग्स। ये इधर कॉलम ए है जो आपको कॉलम बी से मैच करना है। काजी, काजी चीफ जस्टिस को बोला जाता है। ठीक है। तुगलकाबाद फोर्ट क्या है? ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उर्दू, उर्दू क्या है? कैंप है। उर्दू का मीनिंग होता है कैंप। ठीक है। एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सोल्जर्स के द्वारा यूज की जाती थी। अलग अलग जो नेशनलिटीज से आते थे जो सोल्जर्स, वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज का यूज करते थे। मिनहाज उस सिराज, इसका क्या आएगा आंसर? हिस्टोरियन। ये एक हिस्टोरियन था। ठीक है। आमिर खुसराव, आमिर खुसराव
ग्रेट पोएट ऑफ पर्शियन एंड हिंदी, वो पर्शियन और हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे। तो ये हो गई हमारी मैचिंग्स। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है उर्दू, अ न्यू लैंग्वेज डेवलप्ड इन दी सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई थी जिसका नाम था उर्दू। यस ट्रू। द सूफी संस बिलीव्ड इन वन गॉड, सूफी संत जो थे वो एक भगवान में ही विश्वास रखते थे। यस ट्रू। द सल्तनत वाज अ मिलिट्री रूल, सल्तनत जो थी उसमें मिलिट्री रूल चलता था। यस ट्रू। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मैनेज्ड बाय द बख्शी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेज करता है? बख्शी मैनेज करता है। इट इज फॉल्स, ये हमने आपको याद हो अभी अभी ये वाला कवर किया है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? मुकद्दम, है ना, मुकद्दम देखता है, बख्शी नहीं देखता है। द कल्चर ऑफ द सल्तनत पीरियड वाज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस, सल्तनत पीरियड का जो कल्चर थे, जो उसका रीति रिवाज था, वो मिक्सचर था, एक ब्लेंड था किसका? हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस का। यस इट इज ट्रू। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाउ डिड द गवर्नमेंट फंक्शन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के दौरान उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने कैसे काम किया, आपको ये बताना है। ठीक है, ये सभी हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं, चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आराम से ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप चैप्टर जरूर पढ़िए पहले। ठीक है, आंसर क्या है? द टर्किश स्टेट इन इंडिया वाज मिलिटरिस्टिक एंड एरिस्टोक्रेटिक, जो इंडिया में टर्किश स्टेट था वो मिलिटरिस्टिक था और एरिस्टोक्रेटिक था। ठीक है, मिलिटरिस्टिक यानी कि बहुत ज्यादा सेना थी उसके पास, और एरिस्टोक्रेटिक यानी कि बहुत हाई ऑफिशियल्स रहते थे जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत होती थी। द सुल्तान ऑफिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी सल्तनत, पूरी सल्तनत में सुल्तान का जो ऑफिस होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ही वॉज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो सुल्तान होता था, ठीक है, जो सुल्तान होता है वो ही पूरे अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए और अपने स्टेट में लॉ एंड जस्टिस मेंटेन करने के लिए वो अकेला खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार होता था। सोलली यानी कि अकेला खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल था इन सभी चीजों के लिए। द गवर्नमेंट वॉज रन अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट जो थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दी गई थी। ईच डिपार्टमेंट वॉज सुपरवाइज्ड बाय अ मिनिस्टर और अ हाई ऑफिशियल, और हर डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर और एक हाई ऑफिशियल प्रोवाइड कर दिया गया था जो उन्हें क्या करता था? सुपरवाइज करता था पूरे डिपार्टमेंट को कि काम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स थे। कौन कौन से थे? दीवाने वज़रात क्या था इसमें? इट वाज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड वजीर। दीवाने वज़रात रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट था जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता था, और सल्तनत में चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? वजीर बोलते हैं। नेक्स्ट है दीवान आए अर्ज, ये क्या था? इट वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये, सैनिकों का डिपार्टमेंट था, विच वाज हेडेड बाय आरिज आई मुमलिक। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट टू रिक्रूट, इक्विप एंड पे द आर्मी। ये डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आर्मी, सेना में सैनिकों को रिक्रूट करे, यानी कि उन्हें एंट्री दे, उन्हें इक्विपमेंट्स दे, इक्विप करे और आर्मी को पेमेंट दे। ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। दीवान रिसलत, इट वाज डीलिंग विद रिलीजियस मैटर्स, पायस फाउंडेशंस एंड स्टिपेंड्स टू स्कॉलर्स, which was presided over by chief sadar who was also the chief qazi. The chief qazi was the head of department of justice. दीवान रिसलत जो डिपार्टमेंट था वो रिलीजियस मैटर से डील करता था। ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड मैटर्स होते थे, मामले होते थे, उनसे डील करता था। पायस फाउंडेशंस, जितनी भी संस्थाएं होती थी, और स्कॉलर्स को स्टिपेंड्स देने के लिए, ये सब सारे काम इस डिपार्टमेंट के अंडर होते थे। और इसका हेड यानी कि प्रिसाइडेड में से इसका हेड कौन था? वो चीफ सदर था, जिसे चीफ काजी भी बोला जाता है, और चीफ काजी जो था इस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी हेड था। ठीक है, दीवाने इंशा, इट वॉज डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस। दीवान इंशा क्या करता था? वो इस ये डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो जितने भी अपने एरिया के अंडर का और देश विदेश का भी सारा काम धाम देखता था, कि क्या चीज बातचीत जो भी होती थी सभी वो चीज देखते थे। जैसे हमारे यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, ऐसे। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मैनेज्ड बाय मुकद्दम, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? मुकद्दम। द मुंसिफ सुपरवाइज द अकाउंट्स ऑफ द विलेज व्हाइल पटवारी केप्ट द लोकल रिकॉर्ड्स। मुंसिफ जो होता था वो विलेज के सारे अकाउंट्स को क्या करता था? सुपरवाइज करता था, और जबकि पटवारी जो है वो लोकल रिकॉर्ड्स को क्या करता था? मेंटेन करके चलता था। तो इस तरीके से सल्तनत पीरियड के दौरान गवर्नमेंट जो थी वो अपना काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्ता सिस्टम?
हाउ वॉज दिस सिस्टम ऑर्गेनाइज, इक्ता सिस्टम क्या है और ये सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये आपको बताना है। आंसर देखते हैं। द सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड और अ विलेज टू एन ऑफिसर इंस्टीड ऑफ पेइंग हिम अ कैश सैलरी वाज कॉल्ड द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रिवेन्यू दिया जाता था, ठीक है, रिवेन्यू दिया जाता था लैंड के एक पीस से, ठीक है, या फिर एक गांव से उसे रिवेन्यू दिया जाता था ऑफिसर को, जो ऑफिसर इस इक्ता को कलेक्ट करता था उसे उसे सैलरी देने की बजाय उसे एक लैंड का पीस दे दिया जाता था। तो इसी सिस्टम को इक्ता सिस्टम बोला गया। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में एक ऑफिसर होता है जिसे इक्तादार बोलते हैं। ही वुड कलेक्ट द रिवेन्यू फ्रॉम हिज टेरिटरी, वो अपने एरिया से क्या करेगा, वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, उस रिवेन्यू को बोला गया इक्ता। He would keep a certain amount of his salary from this revenue and another part of revenue was spent for maintaining the soldiers for the sultan। वो आगे क्या करता था, वो रिवेन्यू कलेक्ट करता था और अपनी सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट अपने लिए रखता था उस रिवेन्यू से, ठीक है, और बाकी का जो रिवेन्यू बचता था वो खर्च कर दिया जाता था सुल्तान के सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए। दे ऑल्सो हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट एनुअली टू द सुल्तान, जो इक्तादार होता है उसे भी सुल्तान को एक फिक्स्ड अमाउंट एनुअली यानी कि पूरे साल में एक बार पे करना पड़ता था। द ऑफिसर हैड टू कीप अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उस ऑफिसर को यानी कि उस इक्तादार को अपना भी एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता था जिसमें उसे अपना पूरी डिटेल्स देनी पड़ती थी कि उसका कितना इनकम हो रहा है, कितना उसने एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्चा किया। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन हिज टेरिटरी, और ये जो इक्तादार होता है वो अपनी ही एरिया में, अपनी टेरिटरी में रिस्पॉन्सिबल होता था, जिम्मेदार होता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करवाए वहां पर। तो इस तरीके से इक्ता सिस्टम वहां पर चलता था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के दौरान सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया गया था, ठीक है, सोसाइटी यानी कि समाज को किस तरीके से डिवाइड किया गया था। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के दौरान सोसाइटी को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहले कौन सी थी, द फर्स्ट वाज द एरिस्टोक्रेटिक क्लास विच वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लास इन द सोसाइटी। सबसे पहली क्लास थी एरिस्टोक्रेटिक क्लास। इस क्लास में वो लोग आते थे जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ पावर होती थी, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्लास थी ये पूरी सोसाइटी में, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट था, बहुत ज्यादा अच्छी सोसाइटी थी। सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप वर उलेमास एंड हिंदू प्राइस्ट हु एडवाइज द सुल्तान ऑन हाउ टू कैरी ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द सेक्रेड लॉ। सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप में उलेमास और हिंदू प्राइस्ट यानी कि हिंदू पुजारी आते थे जो सुल्तान को एडवाइस देते थे कि आगे का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, यानी कि सबके जो भावनाएं हैं, सबके जो धर्म है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें बिना हर्ट किए वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैरी ऑन करना है, ये लोग क्या करते थे, उसे एडवाइस करते थे। कौन, उलेमाज और हिंदू प्राइस। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई, 2 पार्ट्स। बाकी के 2 पार्ट्स देखते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल और द टाउन dwellers consisted of officials, merchants and artisans who were economically well to do। थर्ड कैटेगरी में मिडिल क्लास लोग आते थे, यानी कि ठीक है, जो टाउन ड्वेलर्स थे, जिसमें ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स और आर्टिसंस आते थे जो इकोनॉमिकली ठीक थे, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी ठीक थी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, द कॉमन पीपल और द पीजेंट्री हु फॉर्म द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वर पुअर एंड डिड नॉट हैव इनफ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। फोर्थ कैटेगरी में आम आदमी आता था, ठीक है, पीजेंट्स आते थे, जो मतलब बहुत ज्यादा लोग थे ये आपस में और बहुत गरीब थे, इनके पास इतना भी नहीं होता था कि वो अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सके। तो फोर्थ कैटेगरी में बहुत पुअर लोग आते थे, गरीब लोग आते थे। तो इस तरीके से सोसाइटी सल्तनत पीरियड के दौरान क्या कर दी गई, डिवाइड कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन द फॉलोइंग फील्ड्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में इन फील्ड्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, आपको ये बताने। तो आपको फील्ड्स ये दिए हुए हैं पिंक में जो लिखा हुआ है कलर में, ठीक है। तो फर्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नोबिलिटी। पर्शियन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन और नोबिलिटी का क्या थी, लैंग्वेज थी, ठीक है। नोबिलिटी यानी कि हाई क्लास ऑफिशियल्स जो थे और एडमिनिस्ट्रेशन जो था जितना भी, वो पर्शियन लैंग्वेज में काम करता था। अरेबिक वाज मोस्टली यूज्ड बाय ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया से जो भी जितने भी ट्रेडर्स आते थे वो मोस्टली अरेबिक लैंग्वेज यूज करते थे। संस्कृत कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ हाई लर्निंग अमंग द हिंदूज। हिंदू लोग जो थे वो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज लर्न करते थे, संस्कृत। द ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन एंड हिंदी गेव बर्थ टू अ न्यू लैंग्वेज, उर्दू।
पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज का मिक्सचर होने से, ब्लेंडिंग होने से एक नई लैंग्वेज का बर्थ होता है जिसे बोला गया उर्दू। पर्शियन पोएट्स थे जैसे अमीर खुसराव एंड आमिर हसन देलवी रोड सुपर पोएट्री इन पर्शियन, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज, ठीक है, कविताएं पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। तो ये डेवलपमेंट्स हुए थे लैंग्वेज में। म्यूजिक में क्या डेवलपमेंट्स हुए? The influence of the Persian and Arabic music on the classical music of India created a new form of music. पर्शियन और अरेबिक म्यूजिक का जो प्रभाव पड़ा इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक पे, उससे एक नई फॉर्म ऑफ म्यूजिक डेवलप हुई, क्रिएट हुई, विच इज टुडे नोन एज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जिसे आज की डेट में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। आमिर खुसराव इंट्रोड्यूस्ड कवाली गजल्स आर अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्तनत पीरियड। आमिर खुसराव ने कवाली और गजल्स इंट्रोड्यूस करे थे जो सल्तनत पीरियड की देन है, कंट्रीब्यूशन किया था उनका। सितार सारंगी तबला वर ऑल्सो इन्वेंटेड, इसी पीरियड में सितार सारंगी और तबला का इन्वेंशन हुआ था। कथक वॉज द न्यू डांस फॉर्म डिस्कवर्ड, और इसी पीरियड में कथक एक डांस फॉर्म भी डिस्कवर हुई थी। कीर्तन एंड भजन ऑल्सो स्टार्टेड बाय सूफी संत, और सल्तनत पीरियड में ही सूफी संत के द्वारा कीर्तन और भजन स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ द टर्क्स एंड द अरब्स इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत पीरियड। आपको ये एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ कि टर्क्स और अरब्स जो लोग थे, टर्क्स और अरब्स थे, उन्होंने सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। द टर्क्स एंड द अफगान्स इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। टर्क्स और अफगान्स ने इंडिया में नई स्टाइल और नई टेक्निक्स आर्किटेक्चर की डेवलप करी इंडिया में, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड वाज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल्स कॉल्ड द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस पीरियड का जो आर्किटेक्चर था वो एक मिक्सचर था हिंदू और मुस्लिम स्टाइल्स का, जिसे इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला गया। The two most important architectural forms used in the buildings of this period were the arc and dome. दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म्स जो इस पीरियड की बिल्डिंग्स में यूज हुए वो क्या थे? आर्क और डोम बनाए जाते थे ज्यादातर सल्तनत पीरियड की बिल्डिंग्स में, ठीक है। द यूज ऑफ मिनारेट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर, और सल्तनत पीरियड में जितने भी सुल्तान ने अपनी बिल्डिंग्स बनवाई उनमें मिनारेट जरूर लगवाया जाता था, बहुत पॉपुलर थी ये चीज। मिनारेट क्या होती है? एक टावर होता है जहां से लोगों को इस्लामिक धर्म में लोगों को पूजा के लिए, अपनी प्रेयर के लिए बुलाया जाता है। वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान वर इंस्क्राइब्ड इन कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी राइटिंग में, ठीक है, कैलीग्राफी क्या होती है? एक आर्ट होती है जिससे अलग अलग ब्रशेस को यूज करके लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग स्टाइल होती है। तो कैलीग्राफी भी उन बिल्डिंग्स पर क्या करी गई? इंस्क्राइब करी गई। कैलीग्राफी में होली कुरान यानी कि जो उनकी पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिखे गए, ठीक है, इंस्क्राइब करे गए उन बिल्डिंग्स पर। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, पिक्चर स्टडी में क्या होता है, आपको एक पिक्चर दी जाती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको वो करना है। तो पिक्चर देखिए और अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये क्या पिक्चर दिखाई हुई है? दिस इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक। ये एक पॉपुलर फॉर्म है डिवोशनल म्यूजिक का, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक? ये कौन सा फॉर्म ऑफ म्यूजिक है? इट इज कवाली। नेम द फेमस पर्सनालिटी हु क्रिएटेड दिस। कवाली किसने क्रिएट किया था? आमिर खुसराव ने। व्हाट इज द थीम ऑफ म्यूजिक? ये कौन से टाइप का म्यूजिक है? इसमें गजल गाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, 5th चैप्टर। आपको 6th चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और 8th क्लास की वीडियोस भी जरूर देखिएगा, और अपने बड़े भाई बहन को या फिर आपके स्कूल्स में जो सीनियर्स हैं आपके 8th क्लास में, उन्हें आप रिकमेंड कीजिए ताकि वो हमारा और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे अच्छे से। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।